हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डीजल लॉक एंड इट्स कंट्रोल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डीजल लॉक को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको कंट्रोल करके हम डीजल लॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डीजल लॉक को पर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है अ लो कंबशन प्रेशर ड्यू टू worn out piston rings and bad valves, and the second one is low Cetan number of fuel. And the next is poorly atomized fuel is preventing early combustion. And the next one is coarse droplet formation due to malfunctioning of injector parts like spring. And the next one is low intake temperature and pressure of air. Okay, अब हम एक एक करके इसको समझेंगे कि इन फैक्टर्स का डीजल लॉक पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया लो प्रेशर ड्यू टू वॉर्न आउट पिस्टन रिंग्स एंड बैड वेल्व। सबसे पहला फैक्टर है लो प्रेशर। ओके, लो प्रेशर। हमने ये बात करी कि कंबशन चैम्बर के अंदर अगर लो प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा तो इससे क्या इफेक्ट होगा। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर इफेक्ट करेगा इग्निशन डिले को। इफ द pressure inside the combustion chamber is low, then temperature in the combustion chamber will also be low. If the temperature is low, definitely it will affect the ignition delay. What will happen to ignition delay? Ignition delay will increase. Okay, because of low pressure, the temperature in the combustion chamber decreases and the delay period increases. Okay, what is the meaning of increasing delay period? Means it will take more time to burn. Okay, वो ज्यादा टाइम लेगा बर्निंग में। ओके, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर उसको ज्यादा टाइम लगेगा ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर आ जाएगा और कंबशन चैम्बर में फ्यूल अगर एक्यूमुलेट हो गया तो फिर डीजल लॉक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लो प्रेशर किसकी वजह से आया? ड्यू टू वर्न आउट पिस्टन, ओके, ड्यू टू रिंग्स एंड बैड वेल्व्स। ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ वो कंबशन चेम्बर की ऊपरी सरफेस अगर वो चलते चलते घिस गया है, वर्न आउट हो गया है, उसकी वजह से हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बैड वेल्व्स की वजह से भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर मींस कंपेरेटिवली लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब ये नहीं कि एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब है जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उससे कम प्रेशर। ओके, तो ये फर्स्ट फैक्टर था जो कि डीजल लॉक को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज लो सीटेन नंबर। ओके, लो सीटेन नंबर। ओके, द सीटेन नंबर is directly related to the quality of fuel. Like octane number is related to quality of fuel in spark ignition engine, gasoline engine. Similarly, Cetan number is directly related to diesel fuel. If you are using low Cetan number of fuel, definitely delay period increases. अगर आप लो Cetan number यूज कर रहे हैं और फ्यूल जो यूज कर रहे हैं उसका Cetan number लो है तो डेफिनेटली डिले पीरियड क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। एंड व्हेन डिले पीरियड इंक्रीजेस इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ फ्यूल। ओके, नॉकिंग टेंडेंसी को किस तरह से अफेक्ट करेगा? अगर लो सीटन नंबर फ्यूल यूज करेंगे आप तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा और नॉकिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेगा और उतने टाइम में और फ्यूल एक्यूमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एटोमाइजेशन। ओके, एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमाइजेशन? आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि एटोमाइजेशन का क्या मतलब होता है। फ्यूल वेपोराइज होगा, एटोमाइज होगा, एयर के साथ मिक्स होगा, उसको हम एटोमाइज बोलते हैं। इफ कोर्स ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हो रहा है, जो पार्टिकल्स बन रहे हैं, जो पार्टिकल्स एटोमाइजेशन में फॉर्म हो रहे हैं, उन पार्टिकल के साइज जो है अगर वो कोर्स है, मतलब बड़े बड़े साइज के पार्टिकल बन रहे हैं, देन डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द डिले पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ओके, देखते हैं, समझते हैं।
अगर इंजेक्टर से हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं, ये आपका इंजेक्टर है, हम पढ़ेंगे इस इंजेक्टर को डिटेल में, टाइप्स ऑफ इंजेक्टर पढ़ेंगे, नोजल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। इंजेक्टर से जब आप फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये फ्यूल स्प्रे के फॉर्म में कंबशन चेंबर के अंदर आ रहा है। किस फॉर्म में? स्प्रे के फॉर्म में। इस तरह से स्प्रे के फॉर्म में ये कंबशन चेंबर के अंदर आ रहा है। कंबशन चेंबर के अंदर आने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर एयर के साथ क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। किसके साथ? एयर के साथ। और ये फ्यूल पार्टिकल और डीजल का पार्टिकल है। क्लियर? हमने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल विल अफेक्ट द डिले पीरियड। हाउ? इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी बिग, इतने बड़े साइज के पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं, एटोमाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? एटोमाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। एटोमाइजेशन का मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे और एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, ओके, वेपोराइज हो जाएंगे, तो वो आसानी से ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को रीच कर जाएंगे। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये डिले पीरियड को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। और अगर ये डिले पीरियड को बढ़ा देगा तो वो डिटोनेशन को भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। नॉकिंग को भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब ये कोर्स ड्रॉपलेट फॉर्मेशन क्यों हुआ? कोर्स ड्रॉपलेट फॉर्मेशन डेफिनेटली किसकी वजह से होता है? इंजेक्शन प्रेशर की वजह से। अगर आपने इंजेक्शन प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया, इंजेक्शन प्रेशर जितना रिक्वायर्ड था, अगर आपने उससे कम इंजेक्शन प्रेशर पे उसको इंजेक्ट कराया, तो जो फॉर्मेशन है पार्टिकल का वो क्या होगा? बिग पार्टिकल फॉर्म होंगे और वो डिले पीरियड को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। तो एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है जो कि डीजल नॉक को इफेक्ट करेगा, वो क्या है? लो इंटेक टेम्परेचर, लो इंटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, लो इंटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो इंटेक टेम्परेचर मींस जो एयर कंबशन चैम्बर के अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है? what is the temperature of air which is coming inside the combustion chamber? कहां से आएगी कंबशन चैम्बर में एयर? डेफिनेटली एटमॉस्फेयर से आएगी। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो इफेक्ट करेगा किस पे? डिले पीरियड पे। क्योंकि अगर कंबशन चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो फ्यूल ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में टाइम लेगा, तो वो डिटोनेशन और नॉकिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। अगर इंटेक टेम्परेचर और इंटेक प्रेशर अगर आपका कम है तो वो नॉकिंग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डिले पीरियड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम ये फैक्टर्स हैं जो कि नॉकिंग को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ओके, ये फैक्टर्स किसको इफेक्ट कर रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डीजल नॉक। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम डीजल नॉक को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो आपका डीजल नॉक भी क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या क्या मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम डीजल नॉक को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है बेटर फ्यूल। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है? बेटर फ्यूल। ओके, डीजल नॉक में कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है बेटर फ्यूल। बेटर फ्यूल। इफ यू आर यूजिंग fuel in a compression ignition engine which having a high cetane number, okay, which having a high cetane number, definitely it will reduce the delay period and it will reduce the knocking tendency. okay, तो बेटर फ्यूल का मतलब क्या है? यहां पर बेटर फ्यूल का मतलब ये है कि आपको बेटर सीटेन नंबर वाला फ्यूल सिलेक्ट करना है। अगर आपने अच्छा सीटेन नंबर वाला फ्यूल लिया है तो नॉकिंग क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज which it is also a method to control the detonation in or knocking in diesel engine.
is the controlling the rate of fuel supply is the most important factor. Okay, what is the controlling the rate of fuel supply? नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर है कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई. ओके, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई. ओके, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डीजल लॉ को कंट्रोल करने का. हाउ वी कैन रिड्यूस द diesel knock by controlling the rate of fuel supply? By injecting the less fuel in the beginning and the more fuel amount in the combustion chamber combustion chamber later on. Okay, in this way detonation can be controlled or knocking can be controlled. हमने इसमें क्या बोला कि by injecting the less fuel initially and more fuel later on. ओके, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है. ये कंबशन चैम्बर है आपका. कंबशन चैम्बर में हमने ये कहा कि जब आप फ्यूल को स्प्रे कर रहे हैं, ये फ्यूल स्प्रे होके अंदर आया, जो फर्स्ट पार्टिकल अंदर आया है उसमें इग्निशन डिले होगा, फिजिकल डिले होगा, केमिकल डिले होगा. वो फ्यूल एटमाइज होगा, वेपराइज होगा, मिक्स होगा, देन केमिकल रिएक्शन होगी, उसके बाद इग्नाइट होगा. इग्नाइट होने के बाद अगर कोई फ्यूल का पार्टिकल अंदर आ रहा है तो आते साथ ही क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा. तो जो पीछे जो पार्टिकल आया आफ्टर कंबशन, जब कंबशन इनिशिएट हो गया, तो उसके लिए डिले पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आते साथ ही बर्न हो जाएगा. तो अगर हम इस फिनोमिना को ध्यान में रखें कि अच्छा एक बार इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर डिले पीरियड का कोई रोल ही नहीं रह गया, तो हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में लेस फ्यूल एंटर कराते हैं. स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर भेजते हैं. जब उसमें इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम फ्यूल को भेजेंगे, नेक्स्ट फिर हम ज्यादा फ्यूल को भेजेंगे. उससे क्या होगा कि डिटोनेशन और नॉकिंग क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा. क्योंकि यही तो प्रॉब्लम थी कि फ्यूल एक्युमुलेट हो रहा था कंबशन चैम्बर के अंदर. एक्युमुलेट हो जाने के बाद वो एक साथ इग्नाइट हो रहा था, और यही मेन दिक्कत थी जिसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं by controlling the rate of fuel supply. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? By injecting the less fuel in the beginning and then more fuel amount later on. Okay, later on मतलब आगे जो है ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करेंगे जब एक बार इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से हम फ्यूल को क्या कर डिटोनेशन को क्या कर सकते हैं और नॉकिंग को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, इसके बाद आता है जो कि फ्यूल जो कि डीजल नॉक को कंट्रोल करेगा, knock reducing fuel injector. What is knock reducing fuel injector? This type of injector avoids the sudden increase in pressure inside the combustion chamber because of the accumulation of fuel. This can be done by arranging the injector so that only a small amount of fuel is injected first, and this can be achieved by using two or more injector arranging in out of phase. ओके, जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर अभी हम थोड़ी देर पहले रेट ऑफ कंट्रोल की ही बात कर रहे थे, रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई की ही बात कर रहे थे. इस तरह के इंजेक्टर्स भी आते हैं. एक तो मैनुअली आप कर लीजिए, या तो फिर आप इस तरह के इंजेक्टर्स को यूज कर लीजिए. ओके, इंजेक्टर्स क्या होंगे? इस तरह का इंजेक्टर होगा जो कि इनिशियली कम फ्यूल को भेजेगा एंड देन फिर क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल बाद में भेजेगा जब इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा. इससे क्या होगा कि सडन जो इग्निशन हो रहा है एक साथ, जो एक्युमुलेशन होने के बाद जो सडन इग्निशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. और इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? इसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप एक से ज्यादा इंजेक्टर को यूज कर लीजिए, जिसको हम मल्टी इंजेक्टर बोलते हैं. ओके, मल्टी इंजेक्टर आप यूज कर सकते हैं, दो इंजेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं. एक इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट कर दीजिए इनिशियली, एंड देन जब इग्निशन हो जाएगा एंड देन फिर आप दूसरे फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट कर लीजिए. अगर मैकेनिज्म आपको डिफिकल्ट हो रहा है कंट्रोल करने में तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि दो इंजेक्टर आप यूज कर सकते हैं, दो फ्यूल इंजेक्टर ले सकते हैं. ओके, तो हमने ये थर्ड पॉइंट देखा कि बाय यूजिंग दी मल्टीपल फ्यूल इंजेक्टर, बाय यूजिंग दी मल्टीपल फ्यूल इंजेक्टर,
ओके, मल्टीपल फ्यूल इंजेक्टर अगर आप यूज करते हैं तो भी कंबशन चेंबर में डीजल नॉक की समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. एंड द नेक्स्ट फैक्टर which can control the diesel knock is by using the ignition accelerator. Ignition accelerator. What is ignition accelerator? C10 number can be increased by adding the chemical called dopes. By adding some chemical in the diesel fuel, which increase the C10 number of the fuel, and which will affect the delay period, of diesel fuel. Okay, which will affect the diesel period of the mixture. And if the delay period will reduce, definitely it will reduce the diesel knock. Okay, means इसका मतलब क्या है कि आप केमिकल एजेंट यूज कर रहे हैं, ये केमिकल एजेंट डीजल फ्यूल के साथ मिक्सअप कर रहे हैं, जिसको हम इग्निशन एक्सेलरेटर बोल रहे हैं, या एंटी नॉक भी बोल सकते हैं, एंटी नॉक एजेंट. ओके, हमने एंटी नॉक एजेंट के बारे में बात करी थी इन एसआई इंजन. सिमिलरली एंटी नॉक एजेंट किस में होते हैं, डीजल नॉक में भी होते हैं, या डीजल केस में भी होते हैं. ओके, एंटी नॉक एजेंट, एंटी नॉक एजेंट. ओके, एंटी नॉक एजेंट बोल दीजिए, या फिर इसको इग्निशन एक्सेलरेटर भी बोल दीजिए. ये डीजल के साथ मिल जाएंगे, मिक्सअप होने के बाद इनका सीटे नंबर बढ़ जाएगा, और सीटे नंबर बढ़ जाएगा तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी डिटोनेशन एंड नॉकिंग की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, इनको इनको केमिकली में क्या, केमिकल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, डोप्स भी बोलते हैं. ओके, अब इससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है अगर आप इस तरह के केमिकल फ्यूल में मिक्सअप कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, नॉक्स इंक्रीज हो जाता है. जैसे कि हमने ये देखा कि डीजल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डीजल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें SC, CO, NO, ओके, CO2 इस तरह के एमिशंस होते हैं. अब देखिए, अभी पेट्रोल इंजन में नॉर्म्स जो हैं, एमिशन नॉर्म्स, जिसको BS6 बोलते हैं. ओके, BS6 बेसिकली है क्या, आप BS6 बाइक यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें BS6 नॉर्म्स आ गए हैं. अब नॉर्म्स का क्या मतलब है, नॉर्म्स का मतलब ये है कि पर किलोमीटर हाइड्रोकार्बन का इमिशन कितना होगा, पर किलोमीटर CO का इमिशन कितना होगा, पर किलोमीटर नॉक्स का इमिशन, CO2 का इमिशन कितना होगा. तो वो जो लिमिट्स हैं वो क्या कर दी गई हैं, और स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं. ओके, तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, और एफर्ट डाल रहे हैं किस तरह से इमिशंस को रिड्यूस किया जाए. लेकिन ये कहानी डीजल इंजन में थोड़ी सी डिफरेंट है. डीजल इंजन में अभी भी इमिशन की प्रॉब्लम्स है, अभी भी डीजल इंजन में इमिशन की समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है. जो इमिशंस के नॉर्म्स आए हैं वो पेट्रोल इंजन में अलग है और डीजल इंजन में अलग है. पेट्रोल इंजन में डीजल जो इमिशंस के नॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन डीजल इंजन में नॉर्म्स अभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, अभी भी उसमें इमिशंस हो रहे हैं. इसलिए डीजल इंजन को में स्टडी करना, रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. और ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, मल्टीपल्स रीजन से, बहुत सारे रीजन से. ये बेसिकली रिसर्च का एरिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक ही रीजन बता देता हूं आपको. वो रीजन ये है कि जब फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर आया तो सबसे बड़ी समस्या डीजल इंजन की ये है, वो समस्या ये है कि प्रॉपरली मिक्सर नहीं हो रहा, प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा. ये जो डीजल कंबशन चैम्बर के अंदर आया है वो फ्यूल एयर के साथ मिक्स हो रहा है. पेट्रोल इंजन में ये काम कौन कर रहा था, कार्बोरेटर कर रहा था. कार्बोरेटर में एयर फ्यूल का मिक्सचर बनता है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, और यहां पर कंबशन चैम्बर के अंदर आके मिक्स हो रहा है, और वो खुद ब खुद मिक्स हो रहा है, जो कि बाकी पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, टर्बुलेंस क्या है, स्पीड क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है. अगर उन फैक्टर्स में थोड़ा भी इधर उधर हेर फेर हुआ तो ये मिक्सचर प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होगा. ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा, ये फ्यूल का पार्टिकल, एयर का पार्टिकल, एयर का पार्टिकल, ये फ्यूल का पार्टिकल, एयर का पार्टिकल, और कुछ जगह ऐसी होगी जिससे फ्यूल का पार्टिकल, यहां पर एयर का पार्टिकल है ही नहीं, तो ये पॉकेट्स बन जाएंगे. अब प्रॉब्लम ये होगी कि इनके पास एयर का पार्टिकल है नहीं, तो ये कंबशन ही नहीं होगा इसका. इसलिए अभी करंट सिचुएशन में भी डीजल इंजन की इफिशिएंसी 35-40% से ऊपर नहीं है. सिर्फ और सिर्फ इसकी इफिशिएंसी अभी भी कितनी है, 35%. क्योंकि प्रॉब्लम वही आ रही है, प्रॉब्लम वही है
कि मिक्सअप जो होना चाहिए, जो अंदर मिक्सचर बन रहा है, जो होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, वो मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है, वो होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस है। अगर आपको ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि डीजल और एयर का मिक्सचर जो है होमोजीनियस बन जाए, तो डेफिनेटली उसकी इफिशिएंसी 35% से तो ज्यादा ही निकलेगी। ओके, तो बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हम बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा रिसर्च एरिया में हमें नहीं जाना। अभी हमने फैक्टर्स के बारे में बात करी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लॉकिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम लॉकिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।